जी, हम मार्कअप की बात कर रहे थे। तो देखिए मार्कअप होता ही नॉर्मली सेल में होता है। और जब आप कोई चीज आप मार्क अप करके बेचते हैं, यानी कि उसको किसी इजाफे के साथ, प्रॉफिट के साथ आप सेल अप करते हैं, तो उसी प्रॉफिट को मार्कअप करना कहते हैं बेसिकली। ये जो लफ्ज है, ये लफ्ज गलत नहीं है। पाकिस्तान में ही ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, दुनिया में और कहीं पर नॉर्मली इंटरेस्ट का वर्ड यूज होता है सूद के लिए। पाकिस्तान में मार्कअप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और उसके पीछे जो बड़ी वजह है, वो जिया उल हक साहब के दौर का एक इस्लामाइजेशन की कोशिश थी, जो उन्होंने पूरे सिस्टम को इस्लामाइज करने की कोशिश की। तो उस इस्लामाइजेशन के प्रोसेस में ये मार्कअप का लफ्ज आपकी बैंकिंग में दाखिल हो गया। जैसे आपके यहाँ सेविंग को अभी भी पीएलएस कहते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। दुनिया भर में इसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको पीएलएस कहता है। तो ये पीएलएस का लफ्ज भी इस्लामिक टर्म है। और लेकिन ये राइज हो गई क्योंकि जिया उल हक साहब के दौर में जो कोशिश की गई, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को इस्लामाइजेशन की कोशिश थी। तो उसमें नॉर्मल बैंकिंग में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हो गए, जो कि बाहर की दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग से मखसूस समझे जाते हैं। जैसे कि ये मार्कअप का लफ्ज है, आपके यहाँ इसको बड़ा ऑफेंसिव फील किया जाता है। हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर गलती से अगर मार्कअप का लफ्ज आ जाए, और शरिया कंप्लाइंस ने इसको बगौर देखा नहीं और उसको आगे भेज दिया, और वहां से आए कि भाई फिर शरिया कंप्लाइंस ने क्या देखा है, मार्कअप का लफ्ज तो अभी भी आ रहा है। तो मार्कअप अब बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इसको समझा जाता है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। कह रहे कि जो बैंक का प्रॉफिट है, ये पहले से मालूम होना चाहिए। एंड द मेयर मेंशन ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस इज नॉट सफिशिएंट। क्या आप सिर्फ सेलिंग प्राइस लिख दें, ये काफी नहीं है। आपको प्रॉफिट मार्कअप एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट में। अगर आपने नहीं लिखा और सिर्फ टोटल सेलिंग प्राइस लिखा है, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। इट इज परमिसिबल दैट द प्रॉफिट बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन अ लमसम अमाउंट और अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ओनली, और ऑफ द कॉस्ट प्राइस प्लस द एक्सपेंसेस। क्या आप ये कर सकते हैं कि आप जो आपका जो प्रॉफिट है, ये किसी लमसम की बुनियाद पर भी हो सकता है कि आपने कोई फिक्स्ड अमाउंट रख दी है। जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ एलसी साइट अगर हो और थ्रू ऑन सोर्सेज रिटायर हो रहा है, तो 100 रुपए का एक तबर्रुकन एक प्रॉफिट रखा जाता है। तो 100 रुपए एक लमसम सा प्रॉफिट होता है। तो वो लमसम की सूरत में भी हो सकता है, और अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस ओनली, कि आप कॉस्ट प्राइस का कोई परसेंटेज हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली काइबोर वगैरह हम लगाते हैं, तो परसेंटेज होता है, कॉस्ट प्राइस पे लग रही होती है, या कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस पे, जो भी एक्सपेंसेस हो उन पर जो परसेंटेज लग सकती है, तो वो भी प्रॉफिट का पार्ट हो सकता है। दिस डिटर्मिनेशन इज completed बाय द एग्रीमेंट एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द टू पार्टीज। It is permissible to agree on the payment of the price of the item under मुराबा either by short or long term installments। क्या आप ये कर सकते हैं कि पेमेंट के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स बनाएं। कस्टमर को चीज बेच दी, अब कस्टमर ने आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट यकमुश्त अदायगी भी हो सकती है। अगर वो उसी वक्त फौरन अदायगी करेगा, तो ये भी जायज है। आपने बेचा, उसने फौरन आपको पेमेंट कर दी, जैसा कि नॉर्मली साइड उसमें स्पॉट मुराबा में होता है। स्पॉट मुराबा होता ही है कि जिसमें जिस दिन आप पेमेंट, जिस दिन उसको बेचते हैं, उसी दिन ही वो आपको पेमेंट कर देता है। स्पॉट मुराबा कहते हैं। या फिर ये कि आप फ्यूचर की कोई डेट रख दें, कोई आप कहें कि 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना। या फिर ये कि इसी पेमेंट के आप इंस्टॉलमेंट्स बनाएं, शॉर्ट इंस्टॉलमेंट्स बनाएं, लॉन्ग टर्म इंस्टॉलमेंट्स बनाएं। ये आपके ऊपर मुनसर है, आपके और क्लाइंट के ऊपर, कि आप जो भी टर्म्स कंडीशंस को आपस में तय करें। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट बिकम्स अ डेट दैट द कस्टमर इज ऑब्लिगेटेड टू पे एट द टाइम एग्रीड अपॉन। और जो प्राइस है, जो प्राइस आप मेंशन कर रहे हैं अपने इजाबो कबूल में, वो क्लाइंट पर डेट बन जाता है, जिसको उसने राइट टाइम पे, जब उसका वक्त आएगा, उसको पेमेंट करनी है। आपको याद होगा हमने बात की थी कि मुराबा का सुकूक इशू हो तो फिर वो निगोशिएबल नहीं होगा, वो उसकी खरीदो फरोख्त उस पर नहीं होगी। मतलब उसके फेस वैल्यू पे हो सकती है, फेस वैल्यू से ज्यादा पे नहीं हो सकती। तो उसकी रीजन यही है कि मुराबाहा बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। जब आपने क्लाइंट को सेल कर दिया ना, उसके बाद फिर ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद फिर इसकी इस डेट इंस्ट्रूमेंट की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं है। इवन हम अपने पूल मैनेजमेंट में भी अपने पूल मैनेजर्स को सख्ती से हिदायत करते हैं कि मुराबा एक दफा डिक्लेयर हो जाए ना, एक दफा अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मुनक्किद हो जाए, तो अब तुम पूल से दूसरे पूल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्योंकि एक पूल से दूसरे पूल में ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि एक पूल दूसरे पूल से खरीद रहा है। लिहाजा एक दफा ये डिक्लेयर हो जाए
तो हम इसकी आगे पूल में ट्रांसफर भी अलाउ नहीं करते। इट इज नॉट परमिटेड सब्सिक्वेंटली टू डिमांड एनी एक्स्ट्रा पेमेंट आइदर इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। वो कह रहे हैं कि आप इस, अगर वो टाइम पे पेमेंट ना करे तो आप उससे इजाफे का मुतालबा नहीं, अदरवाइज भी इजाफे का मुतालबा नहीं कर सकते। अगर आपने एक दफा उस प्राइस को तय कर लिया तो अब आप उसमें इजाफे का मुतालबा नहीं कर सकते, चाहे वो मुतालबा इसके लेट पेमेंट की वजह से हो या किसी और वजह से हो। आपने पेमेंट के लिए टाइम दिया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसकी वजह से हो, या फिर उसके डिले की वजह से हो, जो उस डिले की कोई वैलिड रीजन हो या चाहे इनवैलिड रीजन हो, वट एवर जो भी हो, तो आप उस दोनों तमाम सूरतों में आप इसके प्राइस में इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन प्राइस में कमी हो सकती है, उसके लिए एक अलग से आगे क्लॉज आएगा, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, 4/9। It is permissible for the institution to stipulate in the contract of Muraba a condition that the institution is free from responsibility for all or some of the defects of the asset, but not from destruction। वो कह रहा है कि आप बैंक अगर मुराबा कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रखे कि बैंक किसी भी किस्म की जिम्मेदारी से मुबर्रा होगा अगर उन गुड्स में किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट नजर आए, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बैंक जिम्मेदार नहीं है, तो वो ये शर्त रख सकता है, ये शर्त रखी जा सकती है। बट नॉट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन कॉज बिफोर द पोजेशन ऑफ द कस्टमर। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन की सूरत में नहीं। देखें, डिफेक्ट हो तो एक अलग बात है, उसके लिए तो आप बरी जिम्मा हो सकते हैं, भाई जो तुम्हें दिया जा रहा है ना, ये इसका इसमें जो कोई ऐप निकला तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ये तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर माल में कोई डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, अगर आपने फ्रूट्स मंगाए थे, फ्रूट्स सड़ गए हैं, या कोई और चीज इसमें ऐसी हुई है कि वो माल जो है वो उसका एक हिस्सा जाया हो गया, तो ये उसके लिए नहीं है। आपको बहरहाल वो जो माल जाया हुआ है उसका नुकसान आपको बर्दाश्त करना है, उसके लिए आप नहीं कह सकते कि मैं जिम्मेदार नहीं। और डिमिन्यूशन ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। डिमिन्यूशन से क्या मतलब है? मतलब कोई एग्रीड क्वांटिटी जो कि उससे कम ना हो, जैसे 10 यूनिट्स आने थे तो बिल्कुल पहले एग्रीड आपको। क्वांटिटी में जो कमी बेशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कमी बेशी अगर किसी भी किस्म की पाई जाए तो उस सूरत में भी आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते। आप बरी जिम्मा हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट के केस में, कि अगर डिफेक्ट निकला तो मैं जिम्मेदार नहीं। अगर ये चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो फिर इसकी इजाजत है। इसको कहते हैं बे अल बराआ। बे अल बराआ, बराआ बरी जिम्मा होना। आप ये कहते हैं कि भाई ये जो है जैसे है ना, ये गुड जैसे भी है मैं बेच रहा हूँ, सेल ऑन एज इज बेसिस, मैं इसमें डिफेक्ट का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मुबर रहा हूँ, मैं बरी जिम्मा हूँ। इस सेल को कहते हैं बे अल बराआ। ठीक है। इन द केस ऑफ स्टिपुलेटिंग such a condition, it is preferable that the institution should assign to the customer the right of recourse to the supplier to obtain compensation for any defect that is established। इस सूरत में अगर आप ये कंडीशन लगाएं तो ये बेहतर है कि आप बैंक जो है वो क्लाइंट को सप्लायर के पास रिकोर्स का राइट दे दे कि भाई डिफेक्ट निकला है ना, तो बेसिकली डिफेक्ट तो सप्लायर का है, बैंक की तरफ से तो बैंक इसका जिम्मेदार नहीं था। बैंक ने तो खुद सप्लायर से खरीदा है। ठीक है। और बैंक ने जब सप्लायर से खरीदा है तो अपने आप को बड़ी जिम्मा भी कर रहा है कि भाई जो इसमें से डिफेक्ट निकलेगा मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो क्लाइंट को ये रिकोर्स देना बेहतर है कि वो जाकर सप्लायर से मुतालबा करे डिफेक्ट की सूरत में, कि तुमसे ये माल हमने परचेज किया है बैंक के थ्रू और इसमें ये डिफेक्ट्स निकले हैं, तो तुम ये डिफेक्ट्स हमें इसकी जगह पे कोई ताज़ा माल ला कर दे दो, तो ये आप उसको इजाजत दे सकते हैं। विच वुड अदरवाइज बी रिकवरेबल बाय द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द सप्लायर। देखिए, उसूलन तो ये होना चाहिए था कि आप जाके रिकवर करते, क्योंकि बहरहाल आप आपके और सप्लायर के दरमियान कोई बेअल बरा तो नहीं बना। आपके और सप्लायर के दरमियान एक नॉर्मल सेल हुई है। उस नॉर्मल सेल में आपके पास जिसको कहते हैं ख्यार ऐब हासिल है आपको, आप उसके पास जा सकते हैं कि भाई ये आपका ये जो माल है इसमें ऐब है, तो ये आप माल मुझे उसकी जगह पर कोई और माल दे दें। आपके पास ये राइट था ऑलरेडी, आपने ये खुद एक्सरसाइज करने के बजाय क्लाइंट को दे दिया कि भाई आप जाएं और सप्लायर से बात करें। The institution shall be responsible for pre-existing hidden defects which appears after the conclusion of the contract।
अनलेस इट स्टिपुलेट्स अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द आइटम 4/9। वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्टिपुलेट नहीं किया हुआ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, आपने जो मुराबा किया था उसमें ये नहीं लिखा कि मैं ऐब की सूरत में जिम्मेदार, बैअल बराआ नहीं किया था, तो उसूल ये है कि आप उस सूरत में जिम्मेदार होंगे। कस्टमर आपके पास ले आए तो भाई इसमें तो ऐब निकला, ये तो खराब निकले, ये तो ये निकले, इसके अंदर ये डिफेक्ट था, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको कबूल करें, क्योंकि ये इसका जो जमान है आपकी तरफ ही है, लिहाजा आपको इसको कबूल करना चाहिए। ये अलग बात होगी कि आप पीछे सप्लायर के पास ही चले जाएं, क्योंकि आपने भी एक्चुअली में उससे खरीदा था। However, it shall not be responsible for any new defects, recent defects that arises after the conclusion of the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, मेरे बेचने के बाद, बैंक क्लाइंट को बेच देता है, उसके बाद कोई डिफेक्ट रूनामा होता है, कोई रिसेंट डिफेक्ट रूनामा होता है, तो फिर बैंक जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। सर बट वैसे द एक्चुअल में तो ये इंस्टीट्यूशन हो इज, सकता है ना, क्योंकि अगर लेट जी, सपोज कि कोई माल में डिफेक्ट है तो बैंक अल्टीमेटली कस्टमर ही को बोलेगा भाई तुम ही मेरे एजेंट थे, तुम ही ने परचेज किया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली घूम के कस्टमर की भी आ जाएगी। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, मतलब दोबारा कि बोलिए। जैसे कोई गुड्स डिफेक्टेड निकले और कस्टमर बैंक इंस्टीट्यूशन के पास लेकर आ गया कि ये गुड्स डिफेक्टेड है, तो बैंक तो कस्टमर को अल्टीमेटली कहेगा ना भाई बीवा एजेंट तुमने इसको प्रोक्योर किया तो तुम ही इसको देखो। बिल्कुल, इसमें बड़ी बड़ी मसलियतें पोशीदा होती हैं। जब आप क्लाइंट को ही अपना एजेंट बनाते हैं तो उसमें आप उसको जिम्मेदारी ये दे रहे होते हैं कि जो सप्लायर जिससे तुम परचेज कर रहे हो उसकी ड्यू डिलीजेंस भी तुम करोगे, और तुम चूंकि तुम मेरे से वो परचेज एजेंट हो, तो गुड्स को भी तुम तो उसको देखोगे, चेक करोगे कि अप टू द मार्क है क्या नहीं है। तो नॉर्मली इस तरह की प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ जिस तरह से होती हैं, उसमें ये सूरत हाल तो अराइज होती ही नहीं है। ये आइडियल सिचुएशन की बात करें अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड है, यूरोपीय स्टैंडर्ड। ये बात ही इसमें इस बात पर बिना रखता है कि जो भी सेल किया जाए वो क्लाइंट के थ्रू, पर जो परचेज किया जाए वो क्लाइंट के थ्रू ना किया जाए, या तो बैंक खुद परचेज करे या फिर किसी थर्ड पार्टी से करे। उसने तो इसको लीस्ट प्रेफर्ड वो कहा है कि अगर इन केस ऑफ डायर नीड आप ये करेंगे। तो वो जहां बात कर रहा है तो मेरे ख्याल में उन केसेस की जहन में रख के बात कर रहा है कि जहां पर नॉर्मली कस्टमर को लाजमी नहीं है कि एजेंट बनाया जाए। तो जब अगर आप उसको एजेंट बनाते हैं तो फिर जरा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और इस तरह के केसेस नॉर्मली अराइज नहीं होते, लेकिन इन इन केस अगर हो जाए तो वो उसका उसूल बताया। सही बात है। इतरत ने पूछा बेअल बरा क्या है, तो बेअल बरा सिंपल सा है, वो सेल है कि जिसमें आप ये कहें कि इसमें किसी भी किस्म का ऐप निकला तो मैं जिम्मेदार हूँ। पहले से ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में कह दिया, ये जरूरी नहीं कि मुराबा के कॉन्टेक्स्ट में हो। अगर आप देखें तो बहुत सारी जगहों पर आप लिखा हुआ देखेंगे कि एक दफा आप तसल्ली कर लें, और एक दफा अगर आप फिर खरीद के ले जाएंगे तो फिर उस सूरत में कंपनी जिम्मेदार ना होगी। ये अमूमन कहा जाता है आपने जो तसल्ली करनी है ना ये खरीदते हुए कर लें। बल्ब को चेक करना है तो यहीं पर लगे हुए आप जाएं तो मौजूद होते हैं, वहीं पर आप चेक कर लें, ठीक है। नहीं करते तो ये हम जिम्मेदार नहीं है। अगर आप ले किए बगैर ही लेके जा रहे हैं और बाद में डिफेक्ट निकला तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो ये बैल बरा होता है जिसमें आप ये कहते हैं कि इन केस ऑफ डिफेक्ट मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अगर इस तरह की कोई चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी तो डिफेक्ट के बहरहाल आप इसको ख्यार ऐब हासिल है, खरीदार को ख्यार ऐब हासिल है कि उसने जब लिया था उस वक्त ऐब सामने नहीं था, और बाद में मालूम हुआ कि भाई इसमें तो ऐब है, तो उसको ये राइट हासिल है कि वो उसको वापस करे। The institution is entitled to include as a condition of the contract that in case of the customer's refusal after the execution of the Muraba contract to take delivery of the asset at the prescribed time, the institution could revoke the contract or sell the asset to a third party on behalf of the customer। वो ये कह रहा है कि अगर बैंक जो है ये कंडीशन भी रख सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट में कि कस्टमर ने अगर इनकार किया लेने से, कस्टमर ने ही मुझसे लेना था, उसके कहने पर मैंने ये परचेज किया, अब कस्टमर ही इनकार कर रहा है कि मैं नहीं खरीद रहा, तो उस सूरत में कस्टमर ने रिफ्यूज किया आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द मुराबा कॉन्ट्रैक्ट टू टेक डिलीवरी ऑफ द, यानी मुराबा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है,
अब वो डिलीवरी लेने से इनकार कर रहा है। ठीक है, ये जरा डिफरेंट सा केस है। वो केस नहीं है जहां पर वो ब्रीच कर रहा है अपने प्रॉमिस की। वो प्रॉमिस तो फुलफिल कर दिया कि मुराबा कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन वो उसकी डिलीवरी नहीं ले रहा। तो उस सूरत में द बैंक कुड रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। तो बैंक को ये हक है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करे, कैंसिल करे। ठीक है, और सेल द एसेट टू अ थर्ड पार्टी। और ये एसेट जो है किसी तीसरे बंदे को सेल करे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के एजेंट के तौर पे। अगर आपको याद हो एजेंसी का जो स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो उसमें ये हमने कहा था कि एजेंसी कंडीशनल भी हो सकती है एक फ्यूचर इवेंट पर, कि जिसका यहाँ होना पे ना तो होना। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन, सॉरी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो गई, क्योंकि उसमें मुराबा क्रिएट हो गया था इसलिए बैंक अब उसका एजेंट बनेगा, क्योंकि गुड्स बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव देखें। पोजीशन में पार्टी की चली गई, तो उसने फिजिकल पोजीशन, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पोजीशन उसकी हो चुकी है क्योंकि उसने डिलीवरी नहीं ली। तो इसलिए अब हम्म, हम उसके एजेंट बन के बेच सकते हैं, डायरेक्टली नहीं सेल कर सकते उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको चूंकि बेच चुके हैं ये माल, तो आप उसके एजेंट के तौर पर बेचेंगे, और ये एजेंट बनना मशरूत है उसके इनकार से। ठीक है, मैं वो रिलेट कर रहा था एजेंसी वाले एक स्टैंडर्ड से, जहां पर हमने ये बात की थी कि एजेंसी जो है ये कंडीशनल हो सकती है, किसी ऐसे इवेंट पे हो सकती है कि जिसका होना ना होना उसमें गरर पाया जाता है, कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कस्टमर का इनकार करना एक गरर है ना, मतलब इनकार कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मोस्टली तो वो नहीं करता। लेकिन अगर वो करे तो आप ये पहले पेमेंट से भी इनकार कर रहे हैं, तो वो ले ही नहीं रहा, तो मतलब ये कि वो पेमेंट भी नहीं करेगा। तो उस सूरत में मेरे पास ये हक होगा कि रिकवर फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन could then recover from the selling price the amount due to it from the customer under the contract। तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो माल आप थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं इसमें से आप उस प्राइस को रिकवर करें जो कस्टमर ने आपको अदा करनी थी। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर वो बात ये नहीं कर रहा कि आपने एक्चुअल में जितने में खरीदा था वो रिकवर करेंगे। ये प्राइस वो हामिद होगी जो जिद्दिया, मुराबा कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्रिएट हुई, एग्जैक्टली जिसमें एग्जैक्टली, ये प्रॉफिट हामिद प्लस जिद्दिया और अरबून से प्रिंसिपल। डिफरेंट है। हाँ, ये प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल हो गया, दोनों चीजें हो गई। जो आप कॉम्बिनेशन होता है मुराबा की प्राइस का, ये उसकी बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखें एक्चुअल में तो ट्रांजेक्शन हो गई ना। अब वो आपका डेटर बन गया है पेमेंट के लिए। ठीक है, वो अब उसके ऊपर एक डेट राइज हो गया है। तो वो जो उसके ऊपर डेट है उसको मैं मतलब करने के लिए मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना, बेसिकली ये माल जो मैं आगे सेल आउट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से अपना जो भी मुझे रिसीवेबल है कस्टमर के ऊपर जो वाजिबुल अदा है, वो इसमें से मैं डिडक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तो सेलिंग प्राइस की वो ये एक बात हो सेट रही ऑफ है। की कंडीशन भी हो गई, ये एक सेट ऑफ की कंडीशन भी हो गई। सेट ऑफ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए सेट ऑफ तो डेट है वन साइड पे, वन साइड पे। बैंक का ठीक है। डेट है क्लाइंट पर, या क्लाइंट का डेट नहीं है बैंक पर। तो ये सेट ऑफ का केस नहीं होगा। ये ओके, केस होगा सिक्योरिटी का, गारंटी सिक्योरिटी का का, केस हो सकता है। गारंटी का केस हो जाएगा। हाँ, कि जहां पर एक गारंटी के तौर पर आपने ये कहा कि अगर तुम अदा नहीं करोगे तो ये इस एसेट पर मेरा राइट है, तो मैं बतौर एजेंट इसको सेल आउट करूंगा। ठीक है, और आगे ये कह रहा है एंड वुड हैव रिकोर्स टू द कस्टमर फॉर द बैलेंस इफ द प्राइस वर नॉट सफिशिएंट टू कवर द अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर। वो कह रहा है कि जो बाकी मानदा, अगर फर्ज करें कि जितने में बिका है वो डिफरेंट है उस प्राइस से जो कि कस्टमर ने अदा करना था, तो डिफरेंस के लिए आप कस्टमर से रुजू कर सकते हैं, भाई अब तुम मुझे डिफरेंस भी दो, कि तुम्हारे ऊपर वाजिबुल अदा है, तो इसका डिफरेंस भी तुम मुझे पे करो। आगे कहते हैं इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू स्टिपुलेट टू द कस्टमर दैट इंस्टॉलमेंट्स में बिकम ड्यू। ये अगर आपको याद हो तो हमने गारंटी में भी बात की थी, अगर इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है, तो अगर वो किसी इंस्टॉलमेंट पर अदा ना कर पाए तो बाकी इंस्टॉलमेंट्स भी उसकी ड्यू डेट पहले आ जाती है। याद है आपको ये बात गुजरी थी, दो स्टैंडर्ड्स में गुजरी है ये बात। जी, गारंटी में ये था, गारंटी में भी था। जी और जी सर। सर हमने ये देखा था कि अगर वो पहली नहीं अदा कर सकता तो वो बाकी क्या करेगा, ऐसा हमने देखा था।
जी ये दो स्टैंडर्ड्स में मेरे ख्याल में हमने डिस्कस किया है, एक गारंटी का था और दूसरा कौन सा था उसमें, प्रोक्रेस्टिनेटिंग डेटर। जी इसमें प्रोफेशनल डेटा मिलता है जी, हाँ। बिल्कुल। अच्छा इसकी शराइ थी, अगर आपको याद हो थोड़ा सा पिछले स्टैंडर्ड्स को भी रिकॉल कर लें, अच्छा ही होता है, आपकी जहानत पे इम्तिहान होता है कि आपके जहन में कितना रिटेन हुआ हुआ है। ये हम दो स्टैंडर्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा स्टैंडर्ड है जिसमें डिस्कस हो रहा है, आई थिंक चौथा स्टैंडर्ड भी में भी डिस्कस हो गई, 11 में भी इंशाल्लाह ये डिस्कस होगा। तो ये इसकी कंडीशन थी कि अगर क्लाइंट किसी इंस्टॉलमेंट को लेट पेमेंट करता है और आपने उसको नोटिस जारी, इसके लिए नोटिस जारी करना जरूरी होता है, अगर आपको याद हो, जी हाँ। कोई रीजनेबल पीरियड भी आपको देना होता है कि इससे आप नोटिस भी दें, रीजनेबल नोटिस भी दें और रीजनेबल टाइम पीरियड भी दें कि इतने दिनों तक अदा ना, आप नोटिस ये देंगे भाई अगर आपने अदा ना किया, ये इंस्टॉलमेंट अदा ना की, तो आपकी अगली सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएंगी, तबलज वक्त ड्यू हो जाएंगी। तो अगर आपने ये नोटिस दिए थे और उसको एक रीजनेबल पीरियड दिया था, तो फिर ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये आप एग्रीमेंट में स्टिपुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यह हक आपको खुद ब खुद हासिल होगा, ये आप एग्रीमेंट में स्टिपुलेट कर सकते हैं कि अगर तुमने एक इंस्टॉलमेंट भी डिले किया तो बाकी सारी इंस्टॉलमेंट तुम पर ड्यू हो जाएंगी। आगे चलते हैं। द इंस्टीट्यूशन शुड आस्क द कस्टमर टू प्रोवाइड परमिसिबल सिक्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबा। आप क्लाइंट से किसी भी परमिसिबल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं कि इसको सिक्योर करने के लिए मुझे कोई भी तुम सिक्योरिटी दो। अमंग अदर थिंग्स द इंस्टीट्यूशन में रिसीव अ थर्ड पार्टी गारंटी, फिर वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज आप ले सकते हैं। थर्ड पार्टी गारंटी ले सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं, मॉर्गेजी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर का कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसका लियन मार्क करा लिया आपने, और द मॉर्गेजी ऑफ एनी आइटम ऑफ रियल और मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई किसी भी हकीकी असासे का, मूवेबल असासे का आपने मॉर्गेज करवा लिया, और द मॉर्गेजी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मुराबा कॉन्ट्रैक्ट, जो माल आप मुराबा पे बेच रहे हैं उसी का ही आपने मॉर्गेज करवा लिया, उसी को ही आपने बतौर रहन रखवा लिया एज अ फिड्यूशियरी मॉर्गेजी, जिसको आप कहते हैं ना कोई चार्ज क्रिएट कर देना उसके एसेट्स पर, उसकी इन्वेंट्री पर, उसके रिसीवेबल्स पर, आइदर विदाउट टेकिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज एसेट, या तो आप मॉर्गेज एसेट का पोजीशन नहीं लेते, नॉर्मली हाइपो हाइपो में होता है कि आपके पास पोजीशन नहीं होता, और बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज एसेट एंड देन रिलीजिंग द मॉर्गेज progressively according to the percentage of the total payment received. It is permissible for the institution to require the customer to provide checks or promissory note. ये देखें पिछली सारी मबाहिस इसमें दोबारा से दोहराई जा रही है कि आप ये कर सकते हैं कि कस्टमर से आप चेक्स ले लें, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपने बना दी, अब हर इंस्टॉलमेंट के लिए आप पहले से आप चेक्स बना उससे ले लें एज अ गारंटी ऑफ द इंडेटेडनेस दैट विल बी क्रिएटेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अपने इस फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए आप चेक्स ले सकते हैं। दिस इज पॉसिबल ऑन द रिटर्न कंडीशन दैट द इंस्टीट्यूशन इज नॉट इंटाइटल्ड टू यूज दीज चेक्स और डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ऑन देयर ड्यू डेट। ये आपको तहरीरी तौर पर ये भी वादा करना होगा बैंक को कि आप ड्यू डेट से पहले इन चेक्स को प्रेजेंट नहीं करेंगे। द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड, अच्छा ये अजीब बात कर रहा है, आई डोंट नो किन ममालिक में होता है, मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया तो बताइएगा। वो कह रहे हैं कि दिस रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड चेक एज सिक्योरिटी इज नॉट परमिसिबल इन कंट्रीज वेयर दे कुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर देयर ड्यू डेट। पाकिस्तान में ये होता है कि कोई भी चेक ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट नहीं होता, रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज में ये होता है कि ड्यू डेट से पहले भी चेक ऑनर हो जाता है। अब आई डोंट नो, होता होगा कुछ कंट्रीज में। तो अगर ये कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज में ये होता है वहां पर फिर ये चेक्स आप बतौर सिक्योरिटी नहीं ले सकते। It is permissible to stipulate that the ownership of the item will not be transferred to the customer until the full payment of the selling price. ये आप शर्त नहीं रख सकते कि जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे ये ऑनरशिप जो गुड्स की है ना वो रोक ली जाएंगी, आपकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं होगी, इसकी इजाजत आपको हरगिज नहीं है। क्योंकि सेल का तो माना ही ये होता है कि आपने बेसिकली ऑनरशिप ट्रांसफर करनी है। तो अगर आप ये शर्त लगा दें कि जब तक तुम पेमेंट नहीं दोगे तब तक ऑनरशिप में रोक लूंगा, तो ये शर्त दुरुस्त नहीं है। However, it is permissible to postpone the registration of the asset in the customer's name as a guarantee of, अगर वो चीज ऐसी है जिसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, गाड़ी आप बेच रहे हैं मुराबाहा पे, जैसे किसी जमाने में एक इस्लामिक बैंक ऑटो फाइनेंस के लिए मुराबाहा करता था, एक बैंक करता था अर्ली 2000s में या लेट 2000s में, बैंक करता था, एक बैंक करता था, और मैं जिस बैंक में था उस वक्त
वो भी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म मुराबाह कर चुके थे, और उसमें बड़ा उनको नुकसान हुआ था, क्योंकि शौकत अजीज के दौर में इन्होंने मुराबाह किया था लॉन्ग टर्म के लिए, गालिबन 5 साल के लिए किया था। अब वो एक दफा प्राइस तय हो गई, शौकत अजीज का दौर ऐसा था कि जिसमें सबसे लोएस्ट काइबो रेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में शौकत अजीज के दौर में रहता है। मुशर्रफ के दौर में जो वजीर आजम था एक टेन्योर में, शौकत अली सबसे लोएस्ट काइबोर थे, तो वो उस लोएस्ट काइबोर पर मुराबा बुक हुआ हुआ था, और बाद में गवर्नमेंट तब्दील हो गई थी, काइबोर बढ़ चुका था। उसके बावजूद भी जो कस्टमर था वो इस लोएस्ट काइबोर को, क्योंकि मुराबा में एक दफा प्राइस फिक्स हो जाए तो चेंज नहीं होती। तो आप ये कर सकते हैं कि जो एसेट, अगर रजिस्ट्रेशन वाली एसेट है, अगर गाड़ी है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन रोक लें। आप ये कहें कि जब तक तुम फुल पेमेंट नहीं करते इस प्राइस की, तो रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन मैं तब तक करता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन में रिसीव अथॉरिटी फ्रॉम द कस्टमर टू सेल द एसेट इन केस द कस्टमर डिलेज पेमेंट। ये वही बात है जो एजेंसी वाली बात है। एजेंसी में ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर कस्टमर डिले करे अपनी पेमेंट में, तो बैंक को ये अथॉरिटी हासिल होगा कि कस्टमर का ये जो एसेट है वो सेल आउट करे, मतलब बतौर एजेंट ही वो सेल आउट करेगा। In which case the institution should issue a counter deed to the customer to establish the letter's right to ownership. If the institution sells the asset as a result of a customer's failure to make a payment of the selling price on its due date, it must confine itself to recovering the amount due to it and must return the balance of the amount. ये सिंपल सी बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो वजाहत मैंने की है उसी की रोशनी में इसको देख लीजिएगा। In the case of the institution receiving a mortgage from the customer, the institution is entitled to stipulate that the customer should make an assignment to the institution to enable it to sell the mortgaged asset for the purpose of recovering the amount due from the customer without recourse to the judiciary। ये भी बात वही है कि अगर आप पहले से ये स्टिपुलेट करें कस्टमर अपने एग्रीमेंट में कि कस्टमर को ये हक हासिल होगा कि अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं की, तो ये जो मॉर्गेज एसेट है, जो एसेट आपने मॉर्गेज किया है, यानी कि ये मुराबाहा एसेट के अलावा कोई एसेट है, मुराबाहा एसेट के अलावा कोई और एसेट जिसने मॉर्गेज दिया था, आपको बतौर रहन दिया था, तो उस सूरत में आप इसको मार्केट में बेच सकें विदाउट रिकोर्स टू द जुडिशरी। किसी अदालत से रुजू किए बगैर आपको ये हक हासिल होगा कि आप इसको मार्केट में बेच सकें। इस ये भी पहले आ चुकी है ये बात, तो ये भी गारंटी में आई थिंक आई थी, इसको आप देख लीजिएगा। It is permissible that the contract of muraba consists of an undertaking from the customer to pay an amount of money or a percentage of the debt on the basis of undertaking to charity वाली बात है कि कस्टमर ये अंडरटेक कर सकता है कि अगर मैंने डिले किया तो मैं एक सर्टन अमाउंट या मेरे डेट का एक सर्टन परसेंटेज वो मैं वादा करता हूँ कि मैं डोनेट करूंगा अपने डिले की सूरत में। बाज इसकी तो इसका जो बताते हैं शरई तौर पर बैकग्राउंड, वो बताते हैं कि इसका शरई बैकग्राउंड बेसिकली नजर या मन्नत में है कि कस्टमर नजर कर रहा होता है कि अगर मैंने डिले किया तो मैं इतना सदका दूंगा, और इसकी जो इबाहत है या इसकी जो इजाजत है वो मालिकी स्कूल ऑफ थॉट में बताई जाती है कि मालिकी स्कूल ऑफ थॉट में अगर कोई ये इल्तिजाम करे, खासतौर पर ऐसे उमूर में जहाँ पर उसका माल हुकूकुल इबाद में बड़ी अहमियत रखता हो। लाइक देखें यहाँ पे मुराबा का टाइमली पे करना आपके मुजारिबा के लिए कितना जरूरी है। लाखों लोगों ने आपके पास बतौर मुजारिबत आपके पास पेमेंट रखवाई हुई है, अपनी इन्वेस्टमेंट रखवाई हुई है, अपने पैसे रखवाए हुए हैं, तो वहां पर टाइमली पेमेंट का आना बड़ा जरूरी है। तो कस्टमर को रेगुलेट करने के लिए उससे अंडरटेकिंग ली जाए कि वो डोनेट करेगा एक सर्टेन अमाउंट चैरिटी में, तो इसकी इजाजत तमाम इस्लामिक बैंक्स देते हैं। इट इज परमिसिबल टू एक्सटेंड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द डेट इन एक्सचेंज फॉर एन एडिशनल पेमेंट इन केस ऑफ रीशेड्यूलिंग। वो कह रहा है, ये गौर कीजिएगा, बड़ा अहम मुद्दा है कि कस्टमर आप उसको ड्यू डेट एक्सटेंड करने की बिना पर आप उसकी जो पेमेंट है उसको बढ़ा नहीं सकते। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं मोहलत देता हूँ, तुम अब ज्यादा अदा करना मुझे, तुम सर्टेन परसेंटेज अब 1 लाख नहीं 1,20,000 अदा करना, तो इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि ये रिबा की एक सूरत है कि जहां पर आप डिले करने की सूरत में या मोहलत देने के इवज अपना डेट बढ़ाएं, तो ये रिबा की सूरत है, इसकी कतई तौर पर इजाजत नहीं है, इससे शदीद मना किया गया।
आगे कहते हैं when there is default in payment by the customer with regard to installment of the selling price that are due, the amount due is just the amount of the unpaid selling price. वो कह रहे हैं कि जब भी कस्टमर डिले करेगा तो जो अमाउंट ड्यू होगी, जो उसके ऊपर वाजिबुल अदा है, वो अमाउंट है जो कि जो उसने अभी तक पे नहीं किया अपने डेट का। यानी कि जो सेलिंग प्राइस, अनपेड सेलिंग प्राइस है ना, जो सेलिंग प्राइस उसने अभी तक पे नहीं की, जिस प्राइस पर बेचा गया उसको, वो उसके ऊपर ड्यू होगा, उससे ज्यादा ड्यू नहीं हो सकता उस पर। It is not permissible for the institution to impose any additional payment on the customer for the institution's benefit. This provision is, however, subject to item 5/6. वही बात कर रहा है जो हमने ऊपर बात की कि कोई किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट आप नहीं ले सकते इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट। हाँ, अलबत्ता ये इजाजत है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। पाकिस्तान में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ईओफी इसकी इजाजत देता है। It is permissible for the institution to give up part of the selling price if the customer pays early, provided that this was not part of the contractual agreement. आप ये कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ये करे कि सेलिंग प्राइस में से कुछ माफ करे अगर कस्टमर जल्दी अदा करे, जिसको रिबेट कहते हैं, जा व ताज्जल। इसको शरी टर्म में कहते हैं कि तुम जल्दी अदा करो और तुम्हारा जो डेट है वो रिड्यूस कर दिया जाए, कि जो तुम्हारा डेट है वो जल्दी पेमेंट की सूरत में रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये बाय प्रैक्टिस यहाँ के हनफी स्कॉलर्स इसकी इजाजत नहीं देते, क्योंकि ये जो जा व ताज्जल का कंसेप्ट है कि जल्दी पे करो ताकि तुम्हारे डेट में रिड्यूस करो, ये वाली जो कंडीशन है अहनाफ के नज़दीक इसकी इजाजत नहीं है। तो रिबेट के लिए कस्टमर अप्लाई करता है, बट फिर इसको मशरूत करार दिया गया मैनेजमेंट की अप्रूवल से और शरिया बोर्ड की अप्रूवल से। शरिया बोर्ड कभी इजाजत देता है, कभी इससे मना करता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि इसको आप अपने एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे। यानी एग्रीमेंट में ये कहीं नहीं लिखा होगा कि जल्दी अदा करने की सूरत में आपका जो प्राइस है वो इतना रिड्यूस होगा, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनाया, उसके बाद फिर अपनी रिकवरी जल्दी करने के लिए आप ये कहें कि तुम जल्दी पे कर दो, तो मैं तुम्हें इसमें डिस्काउंट दे दूंगा, तो इसकी इजाजत स्टैंडर्ड आपको देता है। ये सबसे लास्ट क्लॉज है मुराबा का, फिर मुराबा खत्म हो जाएगा। इफ द कस्टमर विशेस टू पे इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम मुराबा करेंसी, इट इज परमिसिबल विद द एग्रीमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि अगर कस्टमर अपनी उस मुराबा करेंसी के अलावा, जिस करेंसी में मुराबा हुआ था, उसके अलावा किसी और करेंसी में पे करना चाह रहा है, तो उसको इस बात की इजाजत है, लेकिन इस शर्त पर कि जो पेमेंट की जा रही है वो फुली पेमेंट की जाए। अगर पीकेआर में है, अगर डॉलर में है, बिलफर्ज अगर आपका जो डेट है वो डॉलर में है, जो मुराबा हुआ था डॉलर में है, कस्टमर कह रहा है कि मैं डॉलर में नहीं पीकेआर में पे करूंगा, तो ये पीकेआर में फुली सेटल करे, पार्शियल सेटलमेंट की इजाजत नहीं है। ठीक है, वो यही बात कर रहा है। विद द एग्रीमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन कंडीशन दैट द पेएबल डेट इज पेड इन फुल or the amount agreed to be paid in different currencies paid in full and no part of the currency exchange amount remains due, कि इसके बाद कोई डॉलर बाकी ना रहे, फुली पे करें। दिस करेंसी एक्सचेंज में नॉट बी स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुराबा। अलबत्ता ये कि ये आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिख नहीं सकते, इस बात को मुराबा कॉन्ट्रैक्ट में लिख नहीं सकते। हाँ, ये कि वो बाद में खुद कहे कि मैं इस करेंसी में अदा नहीं करूंगा, फला करेंसी में अदा करूंगा, तो उसकी इजाजत है। और इसकी जो इजाजत है वो बेसिकली, अगर आपको याद हो तो एक दफा पहले भी मैंने अर्ज किया था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं ऊँटों को बेचता हूँ, वो इस तरह से बेचता हूँ कि मैं सौदा दिनार में करता हूँ तो पेमेंट मैं उसमें लेता हूँ, दिरहम में लेता हूँ, या मैं दिरहम में सौदा करता हूँ तो पेमेंट दिनार में लेता हूँ, तो क्या इसकी इजाजत है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल इसकी इजाजत है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब तुम एक दूसरे से जुदा हो चुके हो तो तुम दोनों के ऊपर कोई चीज तुम्हारे जिम्मे में बाकी ना हो। यानी जो करो तुम फुल सेटलमेंट करो उसी मजलिस में, कोई चीज डेफरमेंट में ना रहे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यूएफए ने इसकी इजाजत दी कि किसी और करेंसी में भी इसकी पेमेंट की इजाजत है, लेकिन शर्त यह है कि पेमेंट फुली कर दी जाए और कोई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी ऐसी ना हो कि जो बाकी रह गई हो। जजाकुमुल्लाह, कोई सवाल है तो पूछिएगा। सर थैंक यू। कोई समय सवाल नहीं, ऑल गुड।
ठीक है सर, जजाकल्ला। कोई सवाल नबील साहब, शबी, इतरत, और असद भाई, खुर्रम? शुक्रिया, थैंक यू।